नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो है वो 1 अक्टूबर 2018 की जो तीसरी पारी थी उसके पेपर का है वो डिस्कशन करने वाले हैं। बात करूं तो मैं ये एक बहुत ही शानदार पेपर था और इस पेपर के अंदर है वो लगभग 28 क्वेश्चन है वो साइंस के पूछे गए थे। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन कौन कौन से क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। और बहुत ही मतलब शानदार तरीके के क्वेश्चन है वो इस पेपर में पूछे गए थे। तो सभी विद्यार्थी है वो लगातार और पूरे पेपर को है वो ध्यान से देखिए और बिल्कुल एक एक क्वेश्चन का है वो विश्लेषण कीजिए। और इस पेपर में अपने को ये भी देखने को मिलेगा कि साइंस को है वो रीजनिंग में भी है वो कैसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए अपन है वो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको और इस पेपर में पूछा गया था वो एक बहुत ही अच्छा सा और न्यूमेरिकल था। और कौन सा क्या न्यूमेरिकल था, देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक विलियन में पानी की मात्रा तो 320 ग्राम है और नमक की मात्रा है वो क्या कितनी है, 32 ग्राम है। ठीक है, कहने का मतलब है वो टोटल विलियन कितने कितने ग्राम का है, 352 ग्राम का है। अब आपसे पूछा गया है कि विलियन की और सांद्रता आपको ज्ञात करनी है, तो अपने पास हो गया 32/352 इंटू 100 जब आप करोगे तो आपके पास विलियन की सांद्रता आ जाएगी। ठीक है, आपके पास पदार्थ की मात्रा बट्टे विलियन की मात्रा और इंटू 100 करोगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगा कितना, 9.09%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए क्या दिया गया है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के क्या होते हैं, आवधिक होते हैं। यानी आवधिक या एनसीईआरटी में दे रखा है आवर्ती फलन। ठीक है, आवर्ती फलन का मतलब ये होता है कि समान समय अंतराल के बाद है वो गुण क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये नियम किसका था, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम था। और अपने को पता है आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो 1913 के अंदर किसने दी थी, हेनरी मोजले ने दी थी। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो 1913 में किसने दी थी, हेनरी मोजले ने दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो इस पारी में आपसे पूछा गया था वो कौन सा था, देखिए ये क्वेश्चन रेलवे ने हटा दिया था, इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। देखो क्वेश्चन पूछा गया था अमीबा पैरामीशियम बैक्टीरिया द्वारा बनते हैं। ठीक है, किसके द्वारा बनते हैं, तो ये बाइनरी विखंडन, बडिंग और बहु विखंडन तीनों के द्वारा बनते हैं, लैंगिक जनन के द्वारा नहीं बनते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से गलत था, इसलिए इसको रेलवे ने क्या कर दिया था, हटा दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा और विभवांतर की खोज किसने की थी। ठीक है, बताइए विद्युत धारा और विभवांतर की खोज किसने की थी। तो सीधी सी बात है, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताया था क्या, V समानुपाती I, किसने बताया था, ओम ने बताया था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है कि ओम का नियम कब दिया गया था। ठीक है, इसका जवाब जो है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि ओम का नियम है वो कब दिया गया था। ठीक है, दीजिए जवाब जल्दी से, ओम का नियम है वो कब दिया गया था। चलिए तो मैं ही बता देता हूँ, इसका सही जवाब जो है वो 1927 एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। ओम का नियम विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध दर्शाता है और दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने, कब दिया था, 1927 के अंदर दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है लेकिन वैसे साइंस का क्वेश्चन है। रीजनिंग में पूछा गया था कि धातु सोना और प्लेटिनम, ठीक है, तो अपने को पता है कि सोना और प्लेटिनम दोनों क्या होती है, धातु, तो इसका सही आरेख बन जाएगा 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया था कि किस प्रकार के तंत्र में और तरल पदार्थों को एक और स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करते हैं। ठीक है, किस प्रकार के तंत्र में, तो ये होता है सहवहनी तंत्र, या कई बार अपन इसको वहन तंत्र भी क्या कर देते हैं, बोल देते हैं। ठीक है, तो पदार्थ एक जगह से क्या जाते हैं, दूसरी जगह पर जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सी घटना के द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त करके उगाया जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कौन सी और एक घटना या विधि है, एक प्रकार की है, तो ये विधि है उत्तक संवर्धन। ठीक है, उत्तक संवर्धन के अंदर क्या करता है, किसी स्वस्थ पादप का है वो कोई भाग है वो क्या किया जाता है, काटा जाता है और उसको पोषक माध्यम के अंदर रखा जाता है। ठीक है, और पोषक माध्यम के अंदर एक ऐसी कोशिकाओं का समूह बनता है, उसको क्या बोलते हैं, केलस बोलते हैं। ठीक है,
है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस ऊतक संवर्धन तकनीकी का आगे क्वेश्चन आप देखेंगे और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। ऊतक संवर्धनी तकनीकी का उपयोग जो है वो सजावटी जो पौधे होते हैं उनके संवर्धन में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक या बेसिक, यानी एसिडिक यानी अम्लीय और बेसिक यानी क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। ऐसे पदार्थ कौन से होते हैं, पहले तो मैं वस्तुएं बता दूं तो इसके अंदर आप याद रख सकते हो, एक तो होता है लौंग का तेल, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध है वो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, तो उन पदार्थों में लौंग का तेल आप याद रख सकते हो, प्याज, और आप याद रख सकते हो वेनिला, ठीक है। ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओल फैक्ट्री संकेतक, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं गंधीय सूचक, ठीक है। गंधीय सूचक का मतलब जिनकी गंध है वो अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या कर जाती है, बदल जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑक्सीजन के अंदर है वो ध्वनि की चाल कितनी होती है, 316 मीटर प्रति सेकंड होती है, और जल के अंदर कितनी होती है, 498 मीटर प्रति सेकंड। तो ये दोनों क्या है, सही है, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी है वो बार बार रिपीट हुआ था, तो आपको याद रखना है। ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड और जल के अंदर क्या होती है, 498 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन है क्वेश्चन साइंस का, ठीक है। आपसे पूछा गया कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक यदि ओरेस्टेड होता है तो शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो सीधी सी बात है, सबको पता है शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी किसका है, क्वेश्चन रीजनिंग का है लेकिन साइंस का है कि उभयचर कछुआ और क्या, मगरमच्छ। तो अपने को पता है कि कछुआ और मगरमच्छ दोनों ही क्या होते हैं, उभयचर होते हैं। कछुआ और मगरमच्छ दोनों ही क्या होते हैं, उभयचर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक गति करती हुई कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है तो कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। सीधी सी बात है, विपरीत दिशा में किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक, और समान दिशा में किया गया कार्य क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एक डायमंड। डायमंड का मतलब हीरा होता है, सभी को पता ही है। प्रत्येक कार्बन परमाणु क्या होते हैं, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है। डायमंड के अंदर प्रत्येक कार्बन परमाणु के साथ, प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होता है वो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ क्या करता है, जुड़ा रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एक अम्ल जो पूरी तरीके से क्या करता है, सही और गलत बताना है, पूरी तरीके से आयनित हो जाता है, वह हाइड्रोजन आयन बड़ी मात्रा में उत्पादित करता है, और एक अम्ल जो आंशिक रूप से उत्पादित होता है वो हाइड्रोजन आयन है वो कम मात्रा में उत्पादित करता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कथन क्या है, सही है, ठीक है। अब आपको बताना है किस वैज्ञानिक ने ये कहा था कि सभी अम्ल है वो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस वैज्ञानिक ने कहा था कि अम्ल है वो सभी अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है, दीजिए जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, अगला क्वेश्चन है कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। तो ये तो देखो 2 बार आ चुका है, शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है, ठीक है। शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल आपसे पूछ लिया गया था कि एक इलेक्ट्रिकल हीटर के टर्मिनलों की विभवांतर कितना है, 60 है। विभवांतर कितना है, 60 है, और आपको विद्युत धारा दी गई है कितनी, 4 एम्पियर, ठीक है। विभवांतर 60 है और विद्युत धारा 4 है, तो आपको सबसे पहले प्रतिरोध निकालना होगा। तो R बराबर क्या होता है, V/I, ठीक है। तो R बराबर V कितना दे रखा है, 60 है, और I दे रखा है 4 है, तो R बराबर कितना हो गया, 15। R बराबर कितना हो गया, 15। अब आपके पास R बराबर 15 है और विभवांतर कितना दे दिया, 172.5 है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, I। तो I बराबर क्या होता है, V/R। तो इसके अंदर जब 15 का भाग देंगे तो आपके पास आ जाएगा 11.5 एम्पियर, ठीक है। सीधा सा एक फॉर्मूला चला है
आई बराबर वी बट्टे आर, इसी फॉर्मूले को आप आर बराबर वी बट्टे आई कर सकते हो, इसी फॉर्मूले को आप वी बराबर आई आर लिख सकते हो। ठीक है, इसी फॉर्मूले के द्वारा आपने पहले आर निकाल लिया और फिर आर का जब आपने विभवांतर में भाग दिया तो आपके पास से आई आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है। सीधी सी बात है, अपने को पता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन, ये क्या होती है, ये होती है नोबल गैस। ठीक है, तो जिनोन ये क्या दे रखा है इसने, ओगेनेसो, ठीक है, और आर्गन, ये ऑप्शन भी इसने गलत ही दे रखा है वैसे तो, लेकिन यहाँ क्लोरीन जो है वो क्या है, एक नोबल गैस नहीं है, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन एक हेलोजन समूह से है और हेलोजन जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग के अंदर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि स्थिति और समय, पहले भी कल भी ये क्वेश्चन आया था कि स्थान और समय के बीच में संबंध दर्शाती है गति की दूसरी समीकरण, और गति की दूसरी समीकरण क्या है, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, गति की दूसरी समीकरण जो है वो स्थान तथा समय के बीच में क्या दर्शाती है, संबंध दर्शाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वाष्प उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। देखिए वाष्प उत्सर्जन क्या होता है, किसी भी पादप के द्वारा जो जल है वो बाहर निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं, वाष्प उत्सर्जन बोलते हैं। और वाष्प उत्सर्जन होता है रंध्र के द्वारा। ठीक है, पत्तियों के ऊपर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। या आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पादप में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो ये भी किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है और के साथ चलने वाली एक वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है, 120 जूल है। तो द्रव्यमान ज्ञात करना है, सीधी सी बात है, गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ठीक है, आपके पास गतिज ऊर्जा कितनी है, 120, 1/2 इंटू m आपको ज्ञात करना है और v कितना है, 4/4। ठीक है, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, 4 कैंसिल हो गया, तो ये 8 हो गया। 8 m बराबर कितना हो गया, 120, तो m बराबर कितना हो गया, 15। ठीक है, m बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। तो दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है, पास्कल होती है। दाब की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है, पास्कल होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। तो सीधी सी बात है, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। चाल की अंतर्राष्ट्रीय, वैसे देखो किलोग्राम प्रति घंटा, मिनट, मीटर प्रति मिनट और किलोग्राम सेकंड, ये भी क्या होते हैं, ये भी चाल की इकाइयाँ होती है। लेकिन इसने क्या पूछा है, ऐसा इकाई पूछा है। तो ऐसा इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एल्यूमिनियम का धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कर्षित होता है। कल भी ये क्वेश्चन आया था, कई पारियों में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एल्यूमिनियम जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, विद्युत अपघटन विधि द्वारा ही निष्कर्षित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। ठीक है, तो 81 ग्राम एल्यूमिनियम में मौजूद और मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मोलों की संख्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, मोलों की संख्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। ठीक है, दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। तो आपको दिया गया द्रव्यमान कितना है, 81 है, और मोलर द्रव्यमान कितना है, 27 है। तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान क्या होता है, मोलों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था
कि एक परमाणु के नाभिक में क्या है 10 प्रोटॉन है और 17 क्या है न्यूट्रॉन है। तो द्रव्यमान संख्या ज्ञात कीजिए। अपने को पता है द्रव्यमान की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ए बराबर पी प्लस एन। ए बराबर पी प्लस एन। पी कितना दे रखा है आपको, पी दे रखा है आपको 10 प्लस आपको एन कितना दे रखा है 17। तो ए बराबर कितना हो गया 27 हो गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जब एक प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। सीधी सी बात है, सघन माध्यम क्या है, सघन माध्यम है जल और कांच। जल और कांच क्या है सघन माध्यम है। विरल माध्यम क्या है, विरल माध्यम जो है वो क्या है, तो विरल माध्यम है अपना अपन कह सकते हैं कि ये हवा और निर्वात। ठीक है, तो अपन सीधी सी बात है ये सघन होते हैं तो इनमें कण पास पास होते हैं तो प्रकाश कम वेग से चलता है, लेकिन हवा और निर्वात में प्रकाश क्या करता है तेजी से चलता है। तो प्रकाश की वेग क्या करता है बढ़ता है, प्रकाश का वेग क्या करता है बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ये गलत टाइप से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन युग्म की इकाई है वो ऐसा इकाइयाँ समान होती है। ठीक है, तो अपने को पता है गति और वेग की दोनों की क्या होती है मीटर प्रति सेकंड। कार्य और जूल की क्या, कार्य और ऊर्जा की क्या होती है जूल। बल की क्या होती है, बल की होती है न्यूटन। और दबाव की क्या होती है पास्कल। और विस्थापन और वेग दोनों की क्या होती है, विस्थापन और दूरी दोनों की क्या होती है मीटर होती है। ठीक है, तो इसमें नहीं होना चाहिए था कि किन की युग्म है वो समान नहीं है, तो बल और दाब के समान नहीं है क्योंकि बल का न्यूटन और दाब का क्या होता है पास्कल होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस पारी में लगभग 27 क्वेश्चन है वो अपने से 27 से 28 क्वेश्चन है वो इस पारी के अंदर पूछे गए थे। तो कई बार रीजनिंग में भी साइंस का क्या होता है बहुत रोल होता है। और अपन देखें तो ग्रुप डी के अंदर है वो साइंस का बहुत ही अच्छा रोल है। ठीक है, तो आप लगातार तैयारी कर रहे हैं। एनसीईआरटी के बारे में जो आपसे मैंने राय ली थी वो आपने बताई। ठीक है, आज आपको एक ही पेपर करवाएंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही थे। ठीक है, तो एनसीईआरटी के बारे में आपने राय ले लिए। अपन है वो रोज़ाना अभी जल्दी ही और स्टार्ट करेंगे, रोज़ाना आपको एक लेसन करवाएंगे और अगले दिन उससे ही रिलेटेड और 15 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछेंगे। इस प्रकार से एग्ज़ाम से पहले आपकी एनसीईआरटी है वो बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और 50 टेस्ट जो है वो लगभग आपको 20 तारीख तक मैं आपको बता दूंगा, 20 तारीख से पहले कि आपको कहाँ से है वो टेस्ट प्राप्त करने हैं। बहुत ही शानदार टेस्ट है वो, मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर है वो दूंगा। ठीक है, तो चलिए कल फिर है वो यही मिलते हैं। और कोई और बात कोई पूछनी हो तो कमेंट में आप बता दीजिए, उसके ऊपर मैं ज़रूरी विश्लेषण करूँगा। ठीक है, चलिए।